हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी जैब की प्रिपरेशन? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी जैब की प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी फाउंडेशन सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉपिक को बेसिक से कवर करते हैं। इस कड़ी में हमने चैप्टर 24 तक कंप्लीट कर लिया, यानी आपका मॉड्यूल सी चल रहा है जिसमें हमने चैप्टर 24 माइक्रो इंस्टीट्यूशन का पार्ट हमने कवर कर लिया है। और आज की क्लास में हम चैप्टर 25 कवर करने वाले, यानी आज की क्लास में हमारी चर्चा होने वाली कि एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, जिसके रिगार्डिंग कई सारे मिथ्स हैं, कई सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको चैनल इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्लास छूट गई है, अब तक की जो भी क्लास में अगर कोई भी क्लास छूट गई, आप कोई कवर नहीं कर पाए, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हो, तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही काम करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आज की क्लास का पीडीएफ, इसके अलावा अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब का पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए मिल जाएगा। और एक चीज़ जो मैं हमेशा की तरफ से कहती थी, हर क्लास में आपसे कहती थी कि आपको ये गाइडलाइन भी बहुत सारे सरप्राइज लेके आने वाला है, जिसमें से एक सरप्राइज आज रिवील हो चुका है कि बहुत जल्दी आपकी कैप की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपका लॉन्च था आज कैप की क्लासेस का, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स अपनी क्लासेस में मिलती थी कि मैम कैप कब स्टार्ट होगा, कैप के हमें कंटेंट कब मिलेगा, कब हम कैप की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो वो सब कुछ आज रिवील हो गया है। जैसा मैं हमेशा कहती थी, आपके लिए बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज था जो मैं क्लास में हमेशा आपसे बात भी करती थी। तो आपकी कैप क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और जिसमें अब मैं आपको जैब में आईएफएस पढ़ाती थी और कैप में मैं आपको एबीएफएम पढ़ाने वाली हूँ। यानी अब हम आईएफएस की क्लासेस में मिलेंगे और साथ ही साथ एबीएफएम की क्लासेस में भी हम मिलने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम प्रगति है। मैं आपकी आईएफएस मेंटोर के साथ साथ अब आपकी एबीएफएम मेंटोर भी हूँ। जैसा मैं आपको बताती आई हूँ, जैब और कैप दोनों ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो एबीएफएम क्लासेस में भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं, एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, एनबीएफसी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट आई थी आरबीआई के तहत 1934 के तहत अमेंडमेंट आई थी 1997 में, जिसके रिगार्डिंग मेंशन किया गया था कि किस कंपनी को एनबीएफसी ट्रीट किया जाएगा, यानी वो कौन सी कंपनी होगी जिसे एनबीएफसी कहा जाएगा। तो उसी अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंपनी है। जैसा मैंने आपको बताया था, 1997 में अमेंडमेंट आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, जिसमें ये बताया गया था, जिसमें स्पेसिफाई किया गया था, जिसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी गई थी कि एनबीएफसी क्या होता है। क्योंकि एनबीएफसी के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोग का मानना है कि जैसे बैंक है वही एनबीएफसी भी हो रखा है, बट इसमें काफ़ी स्लाइटली चेंजेस हैं कंपेयरिंग टू बैंक और एनबीएफसी। तो पहली बात क्या थी कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है उसे एनबीएफसी ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद वो एक ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है और जिसका मेन प्रिंसिपल है कि वो रिसीव करती है डिपॉजिट किसी स्कीम के तहत या फिर किसी अरेंजमेंट के तहत या फिर किसी और तरीके से, और साथ ही साथ वो उधार देती है किसी स्पेसिफाइड मैनर के तहत। यानी एनबीएफसी का मतलब कि ये डिपॉजिट तो एक्सेप्ट ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो कि कंपनी है, साथ ही साथ इसके लिए ये मैटर करता है कि उसका प्रिंसिपल बिजनेस रिसीव होना चाहिए डिपॉजिट करना किसी स्कीम के तहत, किसी अरेंजमेंट के तहत या फिर किसी अदर मैनर में, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया। साथ ही साथ ये लेंडिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेंशन किया गया था कि कोई भी अदर नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन या फिर क्लास ऑफ ऐसा इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आरबीआई ने स्पेसिफाई किया, यानी अगर इसके अलावा भी कोई कंपनी एनबीएफसी के पार्ट में एनबीएफसी के फॉर्म में वर्क कर सकती है, कोई भी कंपनी एनबीएफसी फॉर्म में कर सकती है अगर उसे स्पेसिफाई किया गया है ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। अगर आरबीआई ने स्पेसिफाई कर रखा है टू वर्क एज एन एनबीएफसी, तो वो भी एज एन एनबीएफसी वर्क कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से अप्रूवल लेना मस्ट है। यानी आरबीआई किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूशन को एज एन एनबीएफसी अलाउ कर सकती है, वो आरबीआई परमिशन से वर्क कर सकता है एज एन एनबीएफसी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैटर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना मस्ट है। यानी अगर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लिया गया
तो वो पर्टिकुलर कंपनी, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एज एन एनबीएफसी वर्क नहीं कर सकता। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में आपसे पूछा भी जा गया है, ये कंफ्यूज किया गया है क्वेश्चन में, आपके मे साइकिल में पूछा गया था कि क्या कोई भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई परमिशन लेकर के एज एन एनबीएफसी वर्क कर सकती है। और साथ ही साथ एक और ऑप्शन दिया था कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अप्रूवल लेना मस्ट है। तो इसमें आपका राइट आंसर था कि आरबीआई का से, तो अगर आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, आरबीआई चाहे तो किसी इंस्टीट्यूशन को अलाउ कर सकते हैं कि वो एज एन एनबीएफसी वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए साथ ही साथ उसका गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना मस्ट है। यानी आरबीआई के अलाउ करने के साथ ही साथ गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे मस्ट किया गया, मैंडेटरी किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेक्शन 45 IA आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 45 RBA था, उसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी के बिजनेस के रिगार्डिंग चीज़ें मेंशन की गई हैं। यानी उसमें ये बताया गया है कि एनबीएफसी कमेंस कर सकती है अपना बिजनेस या फिर कैरी कर सकती है अपना बिजनेस एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट्स हैं, उसके लिए कह सकते हैं कुछ कंडीशंस हैं जो इन्हें फुलफिल करनी होगी। यानी सेक्शन ध्यान रखिएगा, कौन सा सेक्शन था, 45 IA, ठीक है, आरबीआई एक्ट का 45 RBA जो सेक्शन था, उसमें ये मेंशन किया गया है कि कमेंस कैसे कर सकते हैं, यानी कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कौन सी स्पेसिफिक कंपनी अपना एज एन एनबीएफसी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है। यानी सर्टेन लिमिट दी गई है कि अगर उस लिमिट को कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर क्लासीफाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तभी वो एज एन एनबीएफसी वर्क कर सकता है, अदरवाइज वो एनबीएफसी की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एनबीएफसी, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एन एनबीएफसी वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए COR लेना मैंडेटरी है फ्रॉम द आरबीआई। COR का मतलब होता है सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ जो नेट ओन फंड है वो मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 लिमिट मैंडेटरी की गई है एनबीएफसी के केस में, मेजर तौर पे 2 लिमिट मैंडेटरी की गई है कि COR लेना मैंडेटरी है। भाई आप मुझे बताइए, कोई भी कंपनी, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे कंसीडर किया जाएगा कि वो एनबीएफसी है या नहीं, उसके सर्टिफिकेट के जरिए, ठीक है, सर्टिफिकेट के जरिए, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, जो COR होता है, इसी के जरिए क्लासीफाई किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी एनबीएफसी है या फिर कोई माइक्रो इंस्टीट्यूशंस है या फिर कोई अदर कंपनी है। इसीलिए इसका सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे फंड का भी मिनिमम फिक्स कर दिया गया है कि नेट ओन फंड, कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वो एनबीएफसी के फॉर्म में वर्क करना चाहती है, उसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि उसका नेट ओन फंड कम से कम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। यानी 2 करोड़ से कम नहीं हो सकता है। अगर किसी कंपनी का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो नेट ओन फंड है, अगर वो 2 करोड़ से कम है, तो वो एनबीएफसी की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, जब COR ऑब्टेन करती है कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एन एनबीएफसी, उसी टाइम पे उन्हें अपना नेट ओन फंड भी मेंशन करना होता है। और अगर उनका जो नेट ओन फंड है वो 2 करोड़ रुपए से कम है, यानी जो स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर उससे कम है, तो उन्हें COR भी रिसीव नहीं हो सकता, यानी उन्हें एज ए एनबीएफसी वो खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार आपसे एग्जाम में ये लिमिट पूछी गई है कि मिनिमम नेट ओन फंड क्या है फॉर द कंपनी टू रजिस्टर इटसेल्फ एज एन एनबीएफसी। तो मिनिमम नेट ओन फंड क्या है, 2 करोड़ रुपीज़, यानी कम से कम 2 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए उस कंपनी के लिए, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो एज एन एनबीएफसी इंडिया में वर्क करती है। साथ ही साथ इसके लिए कोई और कंपनी भी, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जिसे आरबीआई अलाउ करता है, एज एन एनबीएफसी वर्क कर सकती है। लेकिन आरबीआई भी तभी अलाउ करता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल मिल जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना मस्ट कर दिया गया है नई अमेंडमेंट के तहत। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एनबीएफसी क्या होता है। अब बात करते हैं रेगुलेटर्स ऑफ एनबीएफसी, यानी एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि एनबीएफसी को COR लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी कर दिया गया। अब कुछ रेगुलेटर्स की बात करते हैं, उन मेजर रेगुलेटर्स की बात करते हैं जिनके ज़रिए एनबीएफसी को रेगुलेट किया जाता है। यानी एनबीएफसी को डिसिप्लिन में करने का काम, एनबीएफसी को मॉनिटर करने का काम, एनबीएफसी को कंट्रोल करने का काम, और कहीं ना कहीं एनबीएफसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम भी इन्हीं रेगुलेटर्स के ज़रिए ही किया जाता है। बात करते हैं उन रेगुलेटर्स की। तो ये रेगुलेटर्स मेंशन किए गए थे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 के तहत। ध्यान रखिएगा,
जो रेगुलेटर्स हैं एनबीएफसी के वो किस सेक्शन में कवर हैं, वो कवर होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द रेगुलेटर्स ऑफ द एनबीएफसी इज कवर। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 3, ठीक है, कौन सा सेक्शन है, कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 3। इसमें मेंशन किया गया कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई के साथ होती हैं, ठीक है। एनबीएफसी रेगुलेट किसके जरिए की जाती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का किस तरीके से रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनबीएफसी जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, उनका रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलांस, इन्फोर्समेंट सब कुछ आरबीआई के तहत ही होता है। यानी एनबीएफसी का रेगुलेशन देखा जाए तो मेजर तौर पे आरबीआई के जरिए भी होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने इस रेगुलेशन को, इस यानी कह सकते हैं रेगुलेटर्स को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी ऐसी एनबीएफसी जो कि रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, ठीक है, और दूसरा ऐसी एनबीएफसी जो कि रेगुलेट की जाती हैं अदर रेगुलेटर्स के साथ, और थर्ड है नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, यानी इनका रेगुलेशन किसके तहत किया जाता है। यानी अगर कोई भी एनबीएफसी जो स्टार्टिंग के दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करती है तो फिर जो रेस्ट ऑफ द एनबीएफसी उनका रेगुलेशन, उनका सुपरविजन, उनका सर्विलांस किस तरीके से की जाता है। तो अगर कोई भी, सबसे पहले बात करें तो उन एनबीएफसी की जो कि रजिस्टर्ड होती है आरबीआई के साथ। तो भाई मुझे बताइए, अगर आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है कोई भी एनबीएफसी, अगर आरबीआई के जरिए रजिस्टर्ड है तो उसका सर्विलांस की बात की जाए, रेगुलेशन की बात की जाए, सुपरविजन की बात की जाए या फिर इन्फोर्समेंट की बात की जाए, ये सब कुछ आरबीआई के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म, यानी उन एनबीएफसी की जो कि रेगुलेट किए जाते हैं अदर रेगुलेटर्स के तहत। तो अगर अदर रेगुलेटर्स की बात की जाए तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं किस टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनका रेगुलेशन, यानी उनका रेगुलेशन, उनका सुपरविजन, उन पे सर्विलांस का काम और उन पे इन्फोर्समेंट काम, यानी कोई टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज करने का काम कौन सी अथॉरिटी करती है। सबसे पहले हाउसिंग इन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो इसका रेगुलेशन होता है एनएचबी के तहत, यानी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज हैं, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन सबको रेगुलेट करने का काम सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत होता है। निधि कंपनीज हैं या फिर जो म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए। चिट फंड कंपनीज को स्टेट गवर्नमेंट डील करती है और इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए के तहत किया जाता है रेगुलेट। यानी ये वो अदर रेगुलेटर्स हैं कि जो कि फॉल नहीं करते हैं आरबीआई की कैटेगरी में। जैसा मैंने बताया आरबीआई के साथ अगर ये रजिस्टर्ड है तो सब कुछ रेगुलेट करने का काम, सुपरवाइज करने का काम, मॉनिटर करने का काम, असिस्टेंट प्रोवाइड काम सब आरबीआई करती है। लेकिन अगर ये कवर नहीं होते हैं आरबीआई साथ, रजिस्टर्ड नहीं है, तो कुछ अदर रेगुलेटर्स भी हैं जो इन एनबीएफसी को रेगुलेट करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं उन कंपनीज की, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टार्टिंग के इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो वो थर्ड कैटेगरी में आती है, यानी वो किसके जरिए रेगुलेट होती हैं। तो ऐसी कंपनी जो स्टार्टिंग की दोनों में कवर नहीं होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स में कवर नहीं होते, तो उनका रेगुलेशन, सुपरविजन और सर्विलांस कंपनीज एक्ट 1956 के तहत किया जाता है और इनका रेगुलेटर होता है एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है यानी टर्म्स एंड कंडीशन मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करता है। यानी नॉन बैंकिंग या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो कि स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स में कवर नहीं होती हैं, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत उनका रेगुलेशन, उनका सुपरविजन, उनका सर्विलांस कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ही होता है। उनका रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए किया जाएगा, यानी उन्हें रेगुलेट करने का काम, उन्हें चलाने का काम, उन्हें मॉनिटर करना काम, फीडबैक देने का काम सब एमसीए ही करता है। और इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स है, जो कंडीशन है, वो अप्लीकेबल करने का काम कौन करता है, अप्लाई करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। आई होप आपको ये रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी, यानी एनबीएफसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मेजर तौर पे एनबीएफसी को 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया और ये जो क्लासीफाई किया गया है ये इनकी लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, यानी जो इनकी लायबिलिटीज़ होती है, जो इनके दायित्व होते हैं, उन एक्टिविटीज़ पे डिवाइड किया गया जो ये परस्यू करती है, यानी जो एक्टिविटीज़ इन्हें परफॉर्म करनी होती है, साथ ही साथ उनके जो सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस होती है उसके तहत इन 3 पार्ट्स में एनबीएफसी को क्लासीफाई किया गया। यानी एनबीएफसी को जो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है इस बेस पे किया गया कि किस तरह की लायबिलिटीज़ होती है, यानी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उन्हें फुलफिल करनी होती है, किन किन तरह की एक्टिविटीज़ उन्हें परफॉर्म करती है और साथ ही साथ उनका इंपॉर्टेंस क्या है। इसी बेसिस पे इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उन 3 कैटेगरी हैं। पहला लायबिलिटी बेस्ड, जैसा मैं आपको पहले बताया था, लायबिलिटी बेस्ड
एनबीएफसी का मतलब उनकी लायबिलिटी क्या क्या है इसके बेसिस पे डिफाइन किया गया। एक्टिविटी बेस यानी वो कौन से एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि एनबीएफसी परफॉर्म करती है, जो कि एनबीएफसी काम करती है। इसके अलावा साइज पे डिवाइड किया गया यानी क्या इनका सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस है। यानी ये टोटल 3 पार्ट्स हैं, यानी इन 3 पार्ट्स में एनबीएफसी को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने चर्चा की एनबीएफसी के बारे में। अब जरा देख लेते हैं रेगुलेटरी ओवरसाइट क्या है आरबीआई का एनबीएफसी के लिए, यानी कि रेगुलेट मेजर तौर पे जो रेगुलेट करने का काम मैं कहती हूँ एनबीएफसी करे। एनबीएफसी ने कुछ रेगुलेशंस मेंशन किए हैं, कुछ फ्रेमवर्क मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द एनबीएफसी, यानी एनबीएफसी किस तरीके से अपना वर्क करेगी, किस तरीके से अपना बिजनेस कमेंस करेगी, किस तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेगी। इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने कुछ इंसाइट मेंशन किए हैं। तो अगेन अमेंडमेंट था आरबीआई में 1997 में, जिसने कंप्रीहेंसिव पावर दिया था आरबीआई को, जिसने अलाउ किया था आरबीआई को कि वो रेगुलेट कर सकती है और सुपरवाइज कर सकती है एनबीएफसी को। कुछ सारे फीचर्स की बात करते हैं जो कि चैप्टर 3 भी ध्यान रखिएगा। ये जो फीचर्स मेंशन किए गए यानी जो रेगुलेटरी ओवरसाइट मेंशन की है चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट में मेंशन किया गया है। सबसे पहले एनबीएफसी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि उन्हें सीओआर लेना मैंडेटरी, यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि उन्हें आरबीआई से सीओआर ऑब्टेन करना ही है। अगर वो इसे ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं तो वो एज एन एनबीएफसी वर्क नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्हें जो मिनिमम फंड है यानी मिनिमम जो नेट ओन फंड है वो भी मेंटेन करना है टू वर्क एज एन एनबीएफसी। इसके अलावा जो रिक्वायरिंग डिपॉजिट ले रही है एनबीएफसी उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज एसेट का उसे मेंटेन करना है इन अनइनकम्पर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में। ये रिक्वायर कर दिया गया, ये मैंडेटरी कर दिया गया आरबीआई के लिए कि उन्हें एक रिजर्व फंड को क्रिएट करना है और साथ ही साथ कुछ फंड कुछ सम भी कुछ अमाउंट उसमें ट्रांसफर करना है। लेकिन ये अमाउंट ध्यान रखिएगा ये जो सम है 20% टोटल हर साल एनबीएफसी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसके 20% से कम नहीं होना चाहिए। यानी रिजर्व फंड तो एनबीएफसी को क्रिएट करना ही करना है, साथ ही साथ जितना उन्हें हर साल प्रॉफिट हो रहा है उसका कम से कम 20%, यानी 20% से कम वो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। 20% तो उनको अपने प्रॉफिट का ट्रांसफर रिजर्व में करना ही है। इसके अलावा आरबीआई को एम्पावर दिया गया, आरबीआई को प्रोवाइड किया गया, आरबीआई को ये पावर प्रोवाइड की गई कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो एनबीएफसी के रिगार्डिंग वो मेंटेन कर सकती है और वो पॉलिसीज़ को, वो टर्म्स को, वो कंडीशन को एनबीएफसी को फॉरवर्ड करना होगा। और ये जो पॉलिसीज़ है वो इनकम रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग आरबीआई मेंटेन करती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग भी मेंटेन करती है। यानी एनबीएफसी के लिए ये क्लियर कर दिया गया है कि आरबीआई के पास ये सोल अथॉरिटी है। आरबीआई को एम्पावर कर दिया गया है कि जो भी पॉलिसीज वो बनाती है उसे फॉलो करना एनबीएफसी के लिए मस्ट है, चाहे इनकम रिकॉग्निशन रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बना रही है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी अगर आरबीआई लेकर के आ रही है तो उसे फॉलो करना एनबीएफसी के लिए मस्ट है। इसके अलावा आरबीआई को अगेन एम्पावर किया गया, यानी ये पावर दिया गया कि वो एनबीएफसी के रिगार्डिंग डायरेक्शंस इशू कर सकती है, उनके ऑर्डर्स के रिगार्डिंग वो डायरेक्शन इशू कर सकती है। साथ ही साथ एनबीएफसी को अपना बैलेंस शीट किस तरीके से मेंटेन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना है, लायबिलिटीज को किस तरह से डिस्क्लोज करना है, ये भी डायरेक्शन देने का काम आरबीआई करती है। क्योंकि आरबीआई को आरबीआई के तहत 1934 एक्ट के तहत ये पावर दिया गया है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकती है जिसे फॉलो करना एनबीएफसी के लिए भी मैंडेटरी है, उनके ऑर्डर्स के लिए भी मैंडेटरी है। साथ ही साथ आरबीआई को एम्पावर किया गया था कि वो स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है एनबीएफसी का। आरबीआई प्रोहिबिट करता है एनबीएफसी को किसी भी तरह की एलिमेंटिक एसेट से वो प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है। साथ ही साथ आरबीआई को ये अलाउ करता है कि वो बाइंडिंग अप पिटीशन भी कर सकते, यानी अगर एनबीएफसी के अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई पिटीशन है तो उसे ख़त्म भी कर सकती है आफ्टर द जजमेंट। तो ये ओवरऑल रेगुलेटरी ओवरसाइट थी जो कि आरबीआई के जरिए दी गई है एनबीएफसी के लिए। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो कि आपके मई और नवंबर दोनों साइकिल में पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, एज पर द 1997 अमेंडमेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूड, यानी आपको जो मैं 3 लिमिट बताई गई थी आपको वहाँ पे ये स्पेसिफाई करनी है कि एनबीएफसी क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है या फिर एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंड करना। तो हमने देखा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उसका प्रिंसिपल बिजनेस है कि रिसीव करती है डिपॉजिट को और लेंडिंग प्रोवाइड करती है। इसमें पर राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका सी, यानी बोथ 1 और 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट
In terms of RBI 45IA, an NBFC can carry on business only if it is, यानी कब NBFC, कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब एज एन NBFC वर्क कर सकती है, आपको ये बताना। यानी सेक्शन 45IA जो RBI का था उसमें क्या मेंशन किया गया कि ये एक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, यानी वो तभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या फिर उसमें कम से कम 5 डायरेक्टर होना चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर उसे ऑब्टेन करना है सर्टिफिकेट फ्रॉम RBI, और मिनिमम जो NOF है वो 2 करोड़ होना चाहिए। तो सेक्शन 45IA में बहुत क्लियरली मेंशन था कि कोई भी कंपनी सर्टेन, उसमें सब्जेक्ट लिमिटेशन कुछ कंडीशंस मेंशन की गई थी, और ये मैंडेटरी किया गया था कि अगर कोई कंपनी इस कंडीशंस को फॉलो कर रही है, कोई भी कंपनी इस कंडीशन को फॉलो करेगी तभी वो एज एन NBFC वर्क कर सकती है, अदरवाइज वो एज एन NBFC वर्क नहीं कर सकती। उसमें क्लियरली मेंशन था कि कंपनी के लिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी के लिए जो एज एन NBFC वर्क करना चाहती है उसके लिए COR ऑब्टेन करना मैंडेटरी है, सारे सब जो NOF है वो 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट रेगुलेटेड बाय द RBI बट बाय अदर रेगुलेटरी बॉडीज। जैसे मैंने आपको बताया था RBI जो रेगुलेशन है सेक्शन 3 के तहत था, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत था। इसमें डिफाइन किया गया था, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, ऐसी NBFC जो RBI के जरिए रेगुलेट होती है, दूसरी जो RBI के जरिए रेगुलेट ना कर किसी और रेगुलेटर के जरिए रेगुलेट होती है, और थर्ड जो कि रेगुलेट होती है MCA के जरिए। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि RBI के जरिए रेगुलेट नहीं होती बल्कि अदर रेगुलेटर उसे रेगुलेट करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज IRDAI, निधि कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वेंचर कैपिटल फंड SEBI, या फिर चिट फंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट करनी। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी एंटिटी जो कि रेगुलेट नहीं होती है RBI के तहत। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी IRDAI। यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मोस्टली NHB के तहत रेगुलेट है, नेशनल हाउसिंग बैंक के तहत रेगुलेट होती है। ध्यान रखिए, इसमें बोला कौन सी एंटिटी रेगुलेट नहीं होती है RBI के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी बेस्ड NBFC, यानी इनमें से कौन सी ऐसी NBFC है जो कि एक्टिविटी बेस्ड यानी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग NBFC का पार्ट नहीं है। NBFC MFI यानी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट, NBFC D, NBFC IFC या NBFC P2P। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी NBFC D जो है वो एक एक्टिविटी बेस्ड NBFC नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू NBFC MD एंड SI। कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए, एक्सपोजर नॉर्म्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सिर्फ CRR और SLR को मेंटेन कर करना चाहिए, या सिर्फ ऐसे भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स इन्वॉल्व हो जाए। तो NBFC जो कि ND एंड SI में कवर है उस पर जो नॉर्म्स अप्लीकेबल हैं वो ये है कि उनका कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए प्रॉपर, एक्सपोजर नॉर्म्स उसका हिस्सा और साथ साथ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट उसमें मस्ट की गई है। तो उसमें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने चैप्टर 25 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। गाइडली का ऐप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल, आज का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा गाइडली का जो फाउंडेशन बैच है उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, उसे इनरोल करना मत भूलिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे जैप के साथ आप हमारे जुड़े रहे, जैप के सेगमेंट के साथ आप जुड़ रहे हैं, जिससे और गाइडलाइन में आपने देखा गाइडलाइन से ब्लॉकबस्टर रिजल्ट प्रोवाइड किया है जैप के सेगमेंट में, उसी तरह से गाइडलाइन ने कैप का भी स्टार्ट किया, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आपका मोस्ट अवेटेड था कि कब कैब आएगा। इसी के तहत गाइडलाइन आपके लिए लेकर 15 गुड मिनट्स फॉर कैब, यानी 15 मिनट्स में आपके जैप के सारे टॉपिक का डिस्कशन होगा। चाहे आप बैंकर्स हैं, हम समझते हैं कि आप बैंकर हैं, आपके पास टाइम लिमिट बहुत होता है, कम होता है, तो डजेंट मैटर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपका लंच टाइम है, आप इन 15 मिनट के अंदर ही अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा 15 मिनट में कैब कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं उन्हें बता दूं, इन 15 मिनट से आपको सारे फैकल्टी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हर रोज़ बताती है, जिसे आपको सिर्फ फॉलो अप करते जाना है, और आप खुद ही देखेंगे कुछ ही टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपका वो स्पेसिफिक टॉपिक बिल्कुल कवर अप हो गया है। तो कैब जैसे आपने हमें जैब में इतना सारा प्यार दिया, वैसे ही कैब के सेगमेंट में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं जैब और कैब दोनों सेगमेंट में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।